Hello friends, myself Rachna Kaul and I'm back again with the continuation of the chapter that is the rise of nationalism in Europe. ठीक है, so far what we have done, अब तक हमने क्या पढ़ा, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया था, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी लोगों में, नेपोलियन स्टार्ट करने लग पड़े थे रूल 1799 में, और इसी के रिगार्ड इन्होंने लाया था 1804 में नेपोलियनिक कोड यानी कि सिविल कोड। फिर क्या हुआ था यहाँ पे 1807 में मजीने जो थे उनका जन्म हुआ जिनेवा इटली में। बहुत मतलब इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। उसके बाद 1815 में नेपोलियन का डाउनफॉल, साथ ही कंजर्वेटिव्स का जो कंजर्वेटिव्स थे वो लोग एक आइडियोलॉजी के लोग पैदा हो गए थे, मतलब थे एक वो इवॉल्व हो गए थे। एंड देन अदर वन देयर वाज द लिबरल से वो लोग भी एक नई सोच के लोग वहां भी आ गए थे। तो लिबरल्स भी थे और कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है। अब ये लोग आ गए थे, इनके बीच थे क्लैशेस। कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि भाई मोनार्की रिटेन रहनी चाहिए, लिबरल्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, ठीक है, सारी पावर उनके पास नहीं रहनी चाहिए। अब नेपोलियन का जैसे ही डाउनफॉल हुआ तो ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुआ और सारी पावर दोबारा से मोनार्क को रीस्टोर कर दी गई। फिर क्या हुआ 1850 से 1830 तक तो भाई कंजर्वेटिव्स ने रूल किया। उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट लॉज लगा दिए कि कोई उनके अगेंस्ट आवाज ना उठा पाए, सेंसरशिप लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद लिबरल्स ने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी और फिर बाद में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और फिर 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ जिसके तहत फ्रांस में आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लुइस फिलिप थे वहां के हेड अभी तक 1830 में। उसके बाद बेल्जियम भी फ्री हो गया, यूके में काफी इंस्पायर हुआ फ्रांस से, तो यूके से बेल्जियम भी फ्री हो गया और ग्रीस को भी इंडिपेंडेंस मिल गई एज पर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि कस्टम यूनियन बनाया गया 1834 में। ज़ोल्रेन प्रूशिया का इनिशिएटिव था जिसके तहत इकोनॉमिक फ्रीडम तो आ ही गई थी, ट्रेड काफी स्मूथ चलने लग पड़ा था। फिर हमने देखा दौर स्टार्ट हो चुका था एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848। अभी हम और इसको कंटिन्यू करेंगे, लास्ट सेगमेंट बचा है इसका, ठीक है। तो 1845 में वही वीवर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। सिलेशन एक जगह है वहां पे, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमने देखा था कि फ्रांस में भी हंगर हार्डशिप्स के जो था वहां पे भी जो है हटा दी गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना के लुइस फिलिप भाग गए और रिपब्लिक बना दिया था फ्रांस को। तो 1848 में वो इंसिडेंट, और भी चीजें 1848 में हुई थी वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि अभी एक और रिवोल्ट था, लेकिन ये वाला रिवोल्ट जो था ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया था, ठीक है। जो पहला वाला रिवोल्ट था वो पुअर स्ट्राटा ने किया था। पुअर स्ट्राटा का मतलब कि आर्टिसंस ने किया था, ठीक है। आर्टिसंस थे, फिर वीवर्स थे, है ना, these artisans से वीवर्स आ गए। फिर उतनी देर में आपके फार्मर्स थे, ऑल दिस पीपल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इन लोगों का रिवोल्ट था, ठीक है। अब जो रिवोल्ट था वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, लिबरल मिडिल क्लास मेन एंड वुमेन। इनका मकसद था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए जैसे फ्रांस में है, तो जर्मनी में भी दे वांट कि कॉन्स्टिट्यूशन विद द रैशनल यूनिफिकेशन, और वे सभी जर्मन स्पीकर्स को इकट्ठा करना चाहते थे, एक साथ यूनिफाई करना चाहते थे। तो इसी के तहत क्या हुआ कि भाई कहानी के तौर पे इसको लेना कि जर्मनी में जो मिडिल क्लास के लोग थे, कोई 831 मेंबर्स थे, ये लोग सब इकट्ठे हुए भाई फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट में जब इकट्ठे हुए, फ्रैंकफर्ट क्या है, एक जगह है, ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फ्रैंकफर्ट ना एक जर्मनी में जगह है, तो वहां पे ये लोग इकट्ठे हुए और वहां पे जो है सेंट पॉल चर्च है, वहां पे ये लोग इकट्ठे हुए, सेंट पॉल वहां पे, और इन्होंने डिस्कस किया और इकट्ठे होके इन्होंने भाई एक बोला कि हम वोट किया कि जर्मन नेशनल असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट वगैरह करा और एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया, और कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया जिसका हेड होगा मोनार्क होगा, ठीक है। लेकिन उस मोनार्क को पार्लियामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलना होगा। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। सब कुछ फ्रेम वगैरह करके भाई ये लोग पहुंच गए किंग के पास। उस टाइम पे मैंने आपको बोला जर्मनी एज सच कोई कंट्री नहीं थी, प्रूशिया कहा जाता था, और इसके साथ और भी एम्पायर थे,
ठीक है, मतलब एम्पायर मतलब और टेरिटरीज इसके अंडर थी, तो प्रूशियन एम्पायर चल रहा था। तो प्रूशिया था और वहां का हेड कौन था, किंग कौन था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। इनको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया, भाई आप जो रहेंगे हेड, लेकिन यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन। भाई किंग को बड़ा गुस्सा आया, भाई ये कैसे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, आई डोंट एग्री विद दिस, इन्होंने भाई रिजेक्ट कर दिया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को। और तो और क्या हुआ, असेंबली रिजेक्ट कर दी, जो इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, पार्लियामेंट बनाई थी, दैट हैव बीन रिजेक्टेड। ठीक है, और क्या था कि एक और दिक्कत थी कि यहाँ पे क्यों नहीं आ सकी, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो 831 मेंबर्स बने थे, ऑल अबाउट द एजुकेटेड मिडिल क्लास, मतलब उसमें लोअर स्ट्राटा का कोई मेंबर था ही नहीं। तो उससे भी इनका जो लिबरल्स को जो सपोर्ट था, जो बाकी मिडिल क्लास के ग्रुप थे, वो उनका सपोर्ट भी इनको हट गया। तो ये इतना भी इनके साथ जो है लड़ाई नहीं कर पाई, कि इनके साथ अपनी बात नहीं रख पाए, और जिसकी वजह से फाइनली असेंबली जो पार्लियामेंट बनी थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वो हो गई रिजेक्ट बाय द किंग। ठीक है, ये सब यहाँ पे जर्मनी में चल रहा था। अब इसी दौरान एक चीज और थी, क्या चीज थी कि विमेन के साथ क्या हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, विमेन के साथ हो क्या रहा था कि विमेन जो है होल हार्टेडली उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे थे न्यूज़पेपर में, काफी इंस्पायर करा था लोगों को। ठीक है, उन्होंने इनफैक्ट हेल्प भी की थी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की, बड़े बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया था। बट एक दिक्कत थी भाई, इनको ये कुछ भी कंसिडर नहीं करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू वोट फॉर द नेशनल असेंबली ऑफ द जर्मनी, उनको अलाउड ही नहीं था वोट करना। वो दे वर जस्ट एंड जस्ट मीरी स्पेक्टेटर्स, सिर्फ एक देखने के लिए ऑडियंस के तौर पे उनको रख दिया था सेंट पॉल चर्च में। ये इनको बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं हुआ, और इवन दे कैन नॉट, वो तो अपना ओपिनियन तक नहीं रख पा रही थी कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, इनकी जो पार्टिसिपेशन थी वो इनडायरेक्टली थी बेसिकली, मतलब उनको आगे ही नहीं आने दिया जा रहा था। इन्होंने काफी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, रिवोल्ट भी किया। ठीक है, इन्होंने काफी पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट किया। बट देखो, नेपोलियन ने भी फीमेल्स के लिए बोला था कि दे हैव टू बी डिपेंड अपॉन द मेल्स, उनको तो मेल्स पे ही डिपेंड होना है, तो इसीलिए उनको कोई फायदा नहीं है राइट टू वोट कर देने का। ठीक है, तो नेपोलियन ने भी नहीं दिया, साथ में यहाँ पे जो लिबरल्स थे इन्होंने भी बात नहीं करी। तो दीज वर द थिंग्स वर हैपनिंग। ठीक है, लेकिन इसका कंक्लूजन, ये सब रेवोल्यूशंस, अब यहाँ पे आपके ना रेवोल्यूशंस खत्म हो गए। अब इस रेवोल्यूशन का कंक्लूजन क्या निकलता है, इन रेवोल्यूशन का कंक्लूजन ये था कि मोनार्क को एक बात तो दिमाग में बैठ चुकी थी। क्या बैठ चुकी थी कि भाई अब जनता हमसे नहीं चल, मतलब हमारे बातों में नहीं आने वाली। अब हमें अगर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, क्योंकि आए दिन रेवोल्यूशंस हो रहे थे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मोनार्क ने अब जिम्मा उठा लिया था, इन्होंने कंसेशंस देना स्टार्ट कर दी। जो फ्यूडलिज्म था, सर्वडम था, जबरदस्ती लेबर बना के काम करवाते थे, वो तो इन्होंने अबॉलिश कर दिया। मोनार्क ने इनफैक्ट उनको काफी कंसेशंस देना स्टार्ट कर दी, टैक्सेस वगैरह थोड़े कम करना स्टार्ट कर दिए। और जो ये प्लान था ना लिबरल नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट का, जो लिबरल्स का, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, यूनिफाई करना है, तो वो खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन 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 एक बात तो ये तय हो गई थी, एक स्पार्क मिल चुका था। ठीक है, कि भाई यूनिफाई तो होना ही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से ये हुई थी। ठीक है, लेट मी रिकैप्चुलेट, आपको मैं थोड़ा टाइमलाइन के साथ जो है थोड़ा सा समझाती हूँ कि 1830 से लेके 1848 तक हुआ क्या क्या था, ये जो रेवोल्यूशंस थे। फर्स्टली 1830 में फ्रांस में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। फिर 1830 में बेल्जियम भी फ्री हुआ था, किससे, यूके से फ्री हो गया था। ठीक है, देन क्लियर, ऐसे लिख लेती हूँ शॉर्टकट में। एंड आफ्टरवर्ड्स 1832 में ग्रीस भी इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, ग्रीस भी इंडिपेंडेंट हुआ था। कौन सी ट्रीटी थी आपकी, दिस वन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल।
ठीक है। तो उसके बाद आपका 1845 में सिलेशियन रिवोल्ट हुआ था, क्लियर। फिर उसके बाद 1848 में फ्रांस में आ गया था रिपब्लिक कंट्री, फ्रांस बन गई थी अब रिपब्लिक कंट्री, क्लियर। और 1848 में ये तो वैसे फेलियर रहा, बट स्टिल देयर वाज अ रिवोल्ट इन द जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में भी जो है लोगों ने काइंड ऑफ कह सकते हो असेंबली बनाने की शुरुआत की थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ऑल्दो इट वाज फेल्ड, ठीक है। तो these things happened between 1830 to 1848. आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, अब हम यूनिफिकेशंस पढ़ेंगे। कुछ ही कंट्रीज की पढ़नी है हमें यूनिफिकेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एकेडमिक, यानी कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस 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 इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो अभी टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल, till then, thank you and have a nice day.